चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। देश के समस्त राज्यों के अंदर तबाही मच चुकी है, जहां कहा जाता था कि मोदी जी पीछे नहीं हटते, जो बात कह देते हैं। लेकिन ये मुद्दा कुछ ऐसे मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं कि ये मुद्दा 5 राज्यों के अंदर सत्ता को गवा बैठे हैं। 2 राज्य बाकी हैं, 2 नहीं 3 राज्य बाकी हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वो भी गवा चुके होंगे। हमारे बीच में है इस समय ललिता अध्यापक जी, जो कि एक जाना पहचाना चेहरा है और एनपीएस ओपीएस को लेकर बड़े पैमाने पर एक आंदोलन करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये जानकारी लेंगे कि एनपीएस और ओपीएस क्या बला है। न्यू पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, तो क्या इससे नुकसान है, क्या फायदा है? अध्यापक जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे बहुत सारे मुद्दे इस भारतवर्ष के अंदर चल रहे हैं जी। कहीं कहीं कोई जो मुद्दा चलता है वो 1 साल 2 महीने में टिक जाता है, कहीं कहीं टिक जाता है, कहीं कहीं टिक जाता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। लेकिन मैडम, आपने जो ये मुद्दा लिया है ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो ये मुद्दा तो मुझे लगता है, अगर मैं सीधी सीधी बात कर दूं, कि ये मोदी जी और मोदी जी की सरकार को ले बैठेगा अगर नहीं चेते तो क्या लगता है मैडम, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है? थोड़ा सा फर्क बताएं। जी जरूर। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत की जनता जब भी अपना राजा चुनती है तो वो इसलिए चुनती है कि भारत की जनता को सुख मिले, सुविधा मिले, सुरक्षा मिले। लेकिन कोई भी राजा यदि जिद पर अड़ता है और जनता की बात को नहीं मानता है तो लाजमी है संगठन बनता है, आंदोलन होता है, धरने धरे जाते हैं, रोष उत्पन्न होता है। ऐसा ही सरकारी कर्मचारी आज पुरानी पेंशन बहाल की मांग को लेकर अपने राजा के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। कई बार प्रस्ताव दिया, अनसुनी कर दी गई, माना नहीं, बार बार जताने पर भी किसी ने किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। पुरानी पेंशन बहाल वो है कि हम खाएंगे तो ये लड्डू है और तुम खाओगे तो कुछ नहीं है। देखिए, आज नेता जो है वो 8-8, 9-9 पुरानी पेंशन को लेते हैं सर, और जबकि वही नेता ये कहते हैं कि एनपीएस बहुत अच्छी है। साहब, जब एनपीएस अच्छी है तो आप पुरानी पेंशन क्यों लेते हैं? एक बात। दूसरी बात, एनपीएस जो है वो सरकारी कर्मचारी को मंजूर नहीं है। ये द्वेष भावना उत्पन्न की बात है। आज आधे सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलती है और आधे सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन मिलती है। पेंशन एक नाम है, सिर्फ ये स्कीम है। कैसी स्कीम है मैं आपको बता दूं कि पुरानी जो पेंशन थी उसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में से कुछ भी नहीं कटता था और फिर भी उनको पेंशन मिलती थी। लेकिन हम जो नए वाले लोग आए जो 2004 के बाद आए हैं, अटल जी ने हमारी पेंशन को बंद कर दिया। हालांकि वो और बात है कि जब तक वो जिंदा रहे पेंशन लेते रहे और सरकारी कर्मचारियों की बंद कर दी। और हमने मोदी जी से कहा था कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। पुरानी पेंशन की बात को अनसुनी किया जा रहा है। मैं अपनी तनख्वाह से 10% हर महीने कटवाती हूँ। ये प्रावधान इन्होंने एनपीएस के तहत दिया है कि मेरा पैसा हर महीने कटेगा, पुरानी पेंशन में नहीं कटता। एक बात। दूसरी बात है कि पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है, ठीक है, उसमें पीएफ जो है जमा होता रहता पैसा, जो कि एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ 10% कटता है और सरकारी दावा वादा करती है कि 14% वो मिलाती है, यानी कि 24% पैसा हमारा जमा पूंजी जो है जमा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। कैसे मिलेगा? क्या पॉलिसी है? कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं है। हालांकि सुनने सुनाने में ये आता है कि हमारा जो हर महीने 24% पैसा वो पूंजीपतियों के हाथ में जाता है, शेयर मार्केट में जाता है। जो शेयर मार्केट बढ़ेगा तो पैसा मिलेगा और शेयर मार्केट डाउन तो हमारा पैसा खत्म। यानी कि हमारे बुढ़ापे के भविष्य से खिलवाड़ है साहब। हम बुढ़ापे में जाएंगे का क्या करेंगे? हालांकि मैं अपने महीने का 10,000 रुपया हर महीने कटवा रही हूँ। यदि मैं हर महीने वो पैसा अपना बैंक में भी रखती हूँ, सोचिए लाखों लाख हो जाते हैं। और इसी प्रकार लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारी हर महीने 10 से 15,000 रुपया देता है, तो आप समझिए कितनी मोटी रकम पूंजीपतियों के हाथ में जाती है। तीसरी बात ये है कि जब पुरानी पेंशन में आदमी रिटायर होता था तो उसको 50% जो उसकी तनख्वाह थी उसको मिलता था। नई पेंशन स्कीम में ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। एक बात है कि पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला डीए, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं, वो मिलता था। नई पेंशन में ये भी कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिलती है। इसमें ग्रेजुटी नामक कोई वस्तु ही नहीं रखी गई है। ओपीएस में सर्विस के दौरान यदि आकस्मिक मौत हो जाती है तो पेंशन का प्रावधान जो है परिवार को होता है। नई पेंशन में ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है।
ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। हालांकि एनपीएस में जो हमें पैसा मिलेगा उसमें इनकम टैक्स भी काटेंगे। भाई साहब 12 महीने काम करते हैं, 10 महीने की तनख्वाह लेते हैं, 2 महीने का हम जो अपना तनख्वाह है टैक्स के रूप में देते हैं। ये तो प्योर टैक्स कटेगा 20% से 30%। इसके अलावा साबुन, तेल, सुई, कपड़ा लत्ता, गाड़ी, रोड, हाउस, रीढ़, कंक्रीट सब पर टैक्स देते हैं, सब पर टैक्स देते हैं। सरकारी कर्मचारी को कोई भी वस्तु टैक्स फ्री नहीं मिलती है, जबकि अपनी तनख्वाह का हम 20 से 25% टैक्स तनख्वाह में से दे देते हैं। ऐसा सरकारी अंग्रेजों के समय का नियम है, प्रावधान क्यों नहीं बदलते? हालांकि फौजियों को टैक्स फ्री सामान मिलता है, तो सरकारी कर्मचारी तो हम भी हैं। लेकिन मैडम ये तो टैक्स तो सभी को देना पड़ता है, एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी, वो भी टैक्स दे रहा है। सब अपनी तनख्वाह का 20% नहीं देते ना, हम 2 महीने का टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद फिर साबुन, तेल, रेल, खेल सब पर टैक्स ले रहे हो। भाई साहब हम घर बनाए तो टैक्स देना, गाड़ी देनी है तो कपड़ा, मैं एक सुई भी ले रही हूँ तो उस पर टैक्स दे रही हूँ ना। कितने टैक्स लोग यार? 1000 टैक्स दे रही हूँ मैं, और उसी तनख्वाह में से रोटी खाने का बचता ही क्या है हमारे पास। इसके अलावा है कि ओपीएस में रिटायर के समय पेंशन प्राप्त करने के लिए जीपीएफ से कोई भी निवेश नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में हमको निवेश करना पड़ रहा है। ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में वो भी नहीं है। जागो नवयुग को मैं आपको बता रही हूँ, एनपीएस ओपीएस में अंतर समझिए। जो आपको लॉलीपॉप दिया है कि एनपीएस बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट में आपका पैसा है। तो पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार के ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। एनपीएस का पैसा मुझसे लिया जा रहा है और मेरे को ही टैक्स कट के दिया जा रहा है, ग्रेजुटी नहीं दी जा रही है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा भी आश्वासन है। आज सरकारी कर्मचारी को अविश्वास है, सरकारों पे भरोसा नहीं है। शेयर मार्केट में अभी जो LIC का पैसा था वो डूबा भाई साहब, बैंकों से पैसा लेके लूट ही रहे भाई साहब, है ना। हम जब 2 अंग्रेजों के समय में हमें पेंशन मिलती थी, 70 साल तक हमें कांग्रेस ने पेंशन दी, कभी किसी ने नहीं कहा कि आर्थिक बोझ है। लेकिन बीजेपी सरकार आते ही कहती है आर्थिक बोझ है। हालांकि वो ये वादा और दावा दुनिया में करते हैं कि आर्थिक स्थिति हमारे विश्व में बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन घर के जो सरकारी कर्मचारी, जो देश को चलाने वाले हैं, जो संस्थाओं को चलाने वाले, आज आईएएस से लेकर पियून तक, क्या सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता? क्या देश नेता चलाते हैं, सरकारी कर्मचारी होता है? ये सोचने की आवश्यकता है। आप देश के हर नागरिक को सोचना होगा कि हम पूरी जिंदगी पढ़ाई करके आते हैं, एग्जाम क्लियर करके आते हैं, एक वेरीफाइड पर्सनैलिटी है हम लोग, वैधता है हमारी, हम एक विश्वसनीय इलेक्शन हम करवाते हैं, बीएलओ की ड्यूटी हम करवाते हैं, जनगणना हम करवाते हैं, कोरोना में योद्धा के रूप में हम निकल कर आए, हमने अस्पतालों में ड्यूटी दी, हमने चालान काटे, हमने राशन बांटा, हमने गीला राशन बांटा, घर घर में जाकर हमने वैक्सीन की दवाई दी, घर घर में जाकर हमने मास्क दिए, और भी तमाम तरह की जितनी ड्यूटी से हम करते हैं ना। तो देश की जब भी बड़ी विपत्ति आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम खड़े होते हैं। तो हम क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हमारी एक रिलायबिलिटी है कि आपने काम सौंपा तो 100% ठीक होगा। और सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे तो बहुत दर्द और पीड़ा में है। हालांकि मैं बता दूं, एनपीएस के MOPS के माध्यम से नेशनल मूवमेंट और OPS जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके जो महाप्रेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हैं। हाँ, तो मैडम मैं आपको रोकूंगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार के पास में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है, तो टीचर को पकड़ लेते हैं। और टीचर वो कहीं भाग भी नहीं सकते हैं, उनको वो काम जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। अच्छा मैडम, आप नहीं चाहती है कि यहाँ कोई गरीब आदमी जो है वो भी खाना 2 टाइम का खाए? बिल्कुल खाए ना खाए। तो आप ये मतलब ओल्ड पेंशन पर क्यों अड़ी हुई है? जो न्यू पेंशन स्कीम है, जैसे आप कह रही हैं कि जो अभी लोग 2004 के बाद जो लगे हैं, क्या उन्होंने इस एनपीएस और ओपीएस को पढ़ा नहीं है? युवा तो आपके साथ में नहीं है। युवा हमारे साथ में नहीं है, तो 1 अक्टूबर को आप देखिएगा कितना युवा हमारे साथ है। मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि पूरा देश का सरकारी कर्मचारी एकजुट, एक संगठित होकर एकत्रित हो रहा है 1 अक्टूबर। जी हाँ, 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में पुरजोर रैली होगी और किसी भी ताकत से आप रोक नहीं पाएंगे, सिरों की बाढ़ आएगी। युवा वर्ग भी हमारे साथ है, जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, आज वो लोग भी हमारे साथ हैं। आपने कहा कि हम क्यों अड़े हुए हैं? क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है भाई, देश संविधान के तहत चलता है, आपके मेरे नियम के बनाए अनुसार नहीं चलता है। देश में नौकरियां संविधान के तहत होते हैं, रिक्रूटमेंट संविधान के अनुसार होते हैं, पेंशन भी संवैधानिक अधिकार है। मुझे पब्लिक इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, पब्लिक खुद उमड़ के आ रही है। जब जन आंदोलन होता है, इसका मतलब है एक तबका है जो एक मिशन के साथ में, अपनी डिमांड के साथ में है। आप सरकारें नहीं सुन रही हैं तो इकट्ठा होकर ये संवैधानिक ये भी अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट सदैव सरकारी कर्मचारियों देश हित में खड़ा होता है, और चंद्रचूड़ जी ने कई बार उन्हें नोटिस दिया है कि संविधान के तहत सरकारों को चलना होगा। नेता क्या मानते और क्या नहीं मानते इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत देश चलता है। क्योंकि हमारा एक बुलंद नारा है,
जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। अभी कर्नाटक के मंत्रियों ने कह दिया कि वो चूक गए, यदि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे देते तो शायद उनकी सरकार होती। अभी हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सरकारी कर्मचारी दिखाएगा, हिमाचल में दिखाया ना। हम इस्तकबाल करते हैं, नमन करते हैं उन सरकारों को जिन्होंने न केवल आश्वासन दिया, अभी तो ये कहा कि पुरानी पेंशन उनको दी जाएगी। और अभी हाल ही में देखिए आप हिमाचल में शुरू हो गई है जीपीएफ की, जो एनपीएस की हमारी जो पासबुक होती है वो जीपीएफ में कन्वर्ट हो गई है, मिल रही है ना, हमें मिल रही है ना, सरकारें दे रही है ना। जो देगा वो देश पे राज करेगा। और सरकारी कर्मचारी तो साहब बहुत बड़ी ताकत के साथ है, वोट की चोट देंगे। लेकिन मैडम मैंने देखा है कि आप जैसे जो महिला हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, और आप जो बाबा साहब ने कहा था कि जो ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा, और आप धार रही हैं, और धार भी इस तरीके से रही हैं कि आप किसी का नुकसान करने जा रही हैं। संविधान की बात करें, संविधान के दायरे में बात कर रही हैं, लेकिन इसको आम जनता, आम महिला इसको सोचे तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और पूरी दुनिया हमें निहार रही है। आज आप देख ही रहे, और संविधान के दम पर और लोकतंत्र के दम पर हम आज इतने बड़े हुए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की एक ही बात थी कि जो शिक्षा शेरनी का दूध है पिएगा दाढ़ेगा। हम शिक्षित बच्चे बाबा भीमराव के, उनका एक सपना था कि नारी भी समानता के आधार पर आए। आज उनका दिया हुआ साहस है, उनकी दी हुई शिक्षा है, और पूरा देश उनकी दी हुई शिक्षा पे चल रहा, पूरा विश्व उनको मानता है। मैडम कैसे मान लें देश ये लोकतंत्र का है, और आज देश को आजाद हुए 76 साल के लगभग हो गई, और मणिपुर की आपने घटना देखी ना, इसी लोकतंत्र कहते हैं कि आज के बहन बेटी होने का घुमाया जा रहा है। और इसी लोकतंत्र कहते हैं कि एक मनीषा वाल्मीकि जो दलित समाज की थी, उस लड़की का बलात्कार करके रात को 2 बजे उसको मट्टी के तेल से जला दिया गया, इसे ही कहते हैं कठुआ का ये लोकतंत्र। तो मैडम लोकतंत्र की तो आप पढ़े लिखे लोग बात ना करें, लोकतंत्र सारे खत्म कर दिया गया है। देखिए बहुत पीड़ादायक घटनाएं हैं जो इस देश में हुई हैं, उसकी बड़े बड़े जो हमारे प्रेरणा हैं, हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, चैनल पर भी आप सब लोगों ने बहुत निंदा की है। वो लाजमी बात है, जो गलत है उसको गलत कहेगा, क्योंकि कहते हैं ना सही में सब एक और गलती में अनेक। तो जो गलतियां हो रही हो तो देश में हो ही रही हैं, लेकिन फिर भी ना तो संविधान को डिनाई किया जा सकता है, ना आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को डिनाई किया जा सकता है। आज भी उनकी महिमा और गरिमा जीवित है। उसी के आधार पर यही संवैधानिक हमारा अधिकार है कि हम रामलीला मैदान में अपनी आवाज को उठाने के लिए आ रहे हैं। और जब पूरा देश एक सुर में, एक आवाज में एक ही बात करेगा, तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारी आवाज को रोक सके या हमारे संगठन को कमजोर कर सके। विजय बंधु जी 1 अक्टूबर को दिल्ली रामलीला मैदान में उपस्थित हो रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में यहाँ दिल्ली की जिम्मेदारी आदरणीय अजय वीर जी जो जीएसटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके रहने की, खाने की, सारी सुरक्षा की मुहिम वो लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं की अध्यक्षता में हम आगे बढ़ रहे हैं, और पूरा संगठन साथ में। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ, हुंकार भरेंगे, ललकार भरेंगे, एक नहीं 100 बार लड़ेंगे। और जब तक ओपीएस नहीं दोगे आंदोलन बार बार करेंगे, आंदोलन बार बार करेंगे। साथियों, जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं या जो अशिक्षित महिला हैं, आपको भी ललिता अध्यापक बनना पड़ेगा। अगर ललिता अध्यापक नहीं बनी तो आप सोच रही हैं आप घर के अंदर सुरक्षित हैं, आपके घर पे भी अटैक होगा, आपके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। तो इसलिए बाबा साहब के जो एक विचारधारा, जैसे ललिता अध्यापक जी ने बताया कि जो पढ़ेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो धारेगा। और ये ऐसा मुद्दा है कि 5 राज्यों के अंदर तो मोदी को चमत्कार दिखा दिया, मोदी जी को चमत्कार दिखा दिया। अभी 3 राज्य और हैं, इनमें भी तीनों राज्य के अंदर मोदी जी का सफाया हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, आम जनता कह रही है, सर्वे यही कह रहा है, ये ओपीएस मोदी जी को ले डूबेगा। और यह हकीकत बात है, जो देश के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, कई 100 करोड़ के लगभग हैं, कई करोड़ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना दुख दर्द जानते हैं। और जिस तरीके से ललिता अध्यापक जी ने बताया कि 1 अक्टूबर को बाप रे बाप जन सैलाब आ रहा है, और 10 अगस्त को आपने देख लिया था, 10 अगस्त के बाद में ही सरकार गिरना शुरू हो गई थी, और फिर 1 अक्टूबर आ रहा है, मोदी जी रोकना है तो रोक लेना। अब ये महिलाएं डरने वाली नहीं है, वो महिलाएं नहीं है घूमड़ करके चलेंगे और आपसे डर जाएंगी। ये महिला वो है, आंख से आंख बढ़ाकर आपसे बात करेंगे और कहेंगी हमारा ओपीएस कहां है, हमने इतनी दी मेहनत की, हमारे बुढ़ापे की लाठी को आप तोड़ना चाहते हो, लाठी को नहीं तोड़ने देंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, राजघाट, दिल्ली से।